आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और एक बार फिर मंदिर और मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है और ख़ास तौर पर दो मज़हबों को बांटने के लिए फिर से तैयारियां कर ली हैं सभी सियासी पार्टियों ने। मेरे साथ इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं। अक्सर आप उनको नेशनल चैनल पर डिबेट में देखते होंगे अपना पक्ष रखते हुए। आज हम इस पूरे मामले पर उन्हीं से बात करते हैं, वो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बाद में लग रहा था कि देश में अब मस्जिद और मंदिर की सियासत बंद हो जाएगी, लेकिन अब जिस तरीके से ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आया, आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को? हमें तो कभी नहीं लगा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद बाकी मसाजिद के ऊपर चोट ये लोग नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा इसलिए नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इक़्तिदार का लालच वो टिका हुआ है, उसकी बुनियाद है नफ़रत की सियासत पे। और नफ़रत की सियासत के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो किसी एक एंटिटी को अपना दुश्मन बना के रखें। तो एक मफरूज़ा दुश्मन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तब उससे नफ़रत का एहसास दिला के इक़्तिदार हासिल किया जाता है। तो बाबरी मस्जिद को के ज़रिए मुसलमानों को आरएसएस ने नफ़रत के अलामत बनाया, जिसके ज़रिए समाज में एक इंतशार पैदा किया और उसके ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया। अब जब एक मरतबा उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया तो उनको उस इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए उसी नफ़रत को मज़ीद बढ़ाना होगा। ये रीज़न है कि उन्होंने ज्ञानवापी मॉस्क का मसला भी उठाया है, मथुरा का भी उठाया है, कुतुब मीनार का मसला भी उनके सामने है, ताजमहल का मसला भी उनके सामने है, दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक बार हंगामा कर चुके हैं और 4000 से ज़ायद मसाजिद उनकी फहरिस्त में शामिल हैं, जिसमें वो हंगामा करते रहना चाहते हैं लगातार। इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए खौफज़दा हैं। और मुसलमानों को कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि 700 साल आप हुक्मरान रहे, जिस तरह भी रहे, लेकिन जाहिर है कि 700 साल की हुक्मरानी तलवार के ज़ोर पे कभी भी नहीं हो सकती। वो एक उसूल की बुनियाद पर होती है। आपने उन उसूलों की बुनियाद पे 700 साल हुक्मरानी की, उसके बाद आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो तहरीक आज़ादी है उसकी क़यादत की 100 साल से ज़ायद, और अभी 75 साल हुए हैं कि हम जो ये समझ के हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी कि यहाँ सब जमहूरी और सेकुलर बुनियादों पर बराबर से चलेंगे, और अब चलते भी रहे। लेकिन अब वो सियासत बदल चुकी है। मुसलमानों को ये बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इस मुल्क में सेकुलरिज़म की बुनियादें बहुत खोखली की जा चुकी हैं आरएसएस के ज़रिए, और दस्तूर का वजूद एज सच आज ख़तरे में है। वो ज्ञानवापी मॉस्क का है या मथुरा है, हमको बुनियादी चीज़ों को समझते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। एमआईएम के सदर ने जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये 1991 एक्ट का जो है साफ तौर पर उल्लंघन कर रही है बीजेपी पार्टी। देखिए, ये सिर्फ 1991 के एक एक्ट की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, ये तो उसी की मुखालफत है। ये तो आर्टिकल 25 की मुखालफत भी है, या आर्टिकल 14 की मुखालफत भी है। ये तो एज सच जिस हुकूमत के यूनियन मिनिस्टर्स कैबिनेट में बैठे हुए ये कहा करते हों कि हम तो आए ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए, तो फिर 1991 का कानून हो या फिर कोई भी कानून हो, उनके नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई अहमियत नहीं है और वो मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको। और उसकी मिसाल आप इसी से समझ लीजिए कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर हलफनामा पिछली सरकारों ने दिया था, उस वक्त की इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने दिया था कि हम उसकी हिफाजत करेंगे, और उसी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम उस मस्जिद को लाखों लोगों ने दिन में 11 बजे खड़े होकर शहीद कर दिया। और उसके बाद रायबरेली कोर्ट में जिन मुजरिमीन की फहरिस्त गई, उन मुजरिमीन ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा कि हमें गर्व है कि हमने मस्जिद को शहीद कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक हरकत की और फिर फ़ख्र का इज़हार किया कि हमने वो मुजरिमाना फेल अंजाम दिया और एक कलंक को मिटा दिया, और उसी अदालत के अंदर
कमरे में खड़े होके जज ने कहा कि उसको तो किसी ने नहीं तोड़ा, ये सब तो बेकसूर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के होते हुए भी अगर मुजरिम खड़े होकर फ़ख्र से कहे कि मैंने जुर्म किया और अदालत कहे कि ये मुजरिम नहीं है, तो मुल्क का मुस्तकबिल समझा जा सकता है। अब जिस तरीके से वीडियोग्राफी 2 दिन से जो है चल रही है, आज भी हुई है, वहाँ पर सबूत इकट्ठे करने की जो है कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है आपको इसमें? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है ना। 1991 के जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके तहत तो मुकदमा एडमिट ही नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद एक पार्लियामेंट्री एक्ट की मौजूदगी में एक लोअर कोर्ट एक मुकदमा एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि वो एक्ट भी सब जुडिस है। तो ये तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए था, इसके बावजूद एडमिट हो गया। तो कुतुब मीनार का एक्ट का केस एडमिट हो गया, मथुरा का केस एडमिट हो गया। तो मैं नहीं समझता कि हम लोगों को इन सारी चीज़ों पे वीडियोग्राफी भी होगी, सब होगा, और कल वो डेमोलिश भी कर दें तो कर सकते हैं। इसलिए कि मुसलमानों को ये बात कम से कम आज ये पहली फुर्सत में एडमिट कर लेनी चाहिए कि इस मुल्क में मैंने कहा सेकुलरिज्म की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम बरकरार नहीं रहा, और इस मुल्क को अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है। आरएसएस के चीफ ने बहुत वाज़ेह कहा है कि डंडे के जोर पर अगले 15 साल के अंदर हम इसे अखंड भारत बना देंगे, और अखंड भारत का मतलब हिंदू राष्ट्र है। तो अगर डंडे के जोर पे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। बुलडोज़र राज की बात की जा रही है कि आप यूपी में भी योगी बुलडोज़र राज चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान बुलडोज़र राज चला रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी के एमसीडी जो है वो बुलडोज़र राज चला रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का राज कहाँ है? बुलडोज़र का राज जंगल राज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं होता। और जब जंगल राज चल रहा हो तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम उस राज में जी रहे हैं जिसकी कल्पना एक फेल्ड आइडियोलॉजी ने की है, और वो फेल्ड आइडियोलॉजी 20-25 साल उन्माद मचा के, नफरत फैलाकर, उथल पुथल मचा के, अनारकी बपा करके, कत्लेआम बपा करके आखिरकार वो फेड ऑफ हो जाएगी। हमें सोचना यह है कि हमारे पास खोने को कुछ बाकी बचा नहीं जानों के सिवा। उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जो खोना है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि नुकसान मुल्क का होने वाला है। मंदिर मस्जिद के लिए इस मुल्क को आज़ाद नहीं कराया था, एक नया भारत बनाने के लिए इस मुल्क को आज़ाद कराया था। और ये भारत जो हुकूमत अभी है वो इस मुल्क को तोड़ने की तरफ लेके जा रही है मंदिर और मस्जिद के नाम पर। इस बात का अफसोस हमें होना चाहिए, जान जाने का खौफ नहीं होना चाहिए, और ये एहसास होना चाहिए कि बिलाखिर आरएसएस और उसकी जहरीली नफरत अंगेज आइडियोलॉजी को इस मुल्क में दम तोड़ना बाकी है, और वो अगले चंद 10-15 साल में वो दम तोड़ देगी। तो मुल्क की तामीर नौ कौन से हाथ करेंगे, ये हमारे चिंता का और हमारी सोच का और हमारी फिक्र का अब महवर होना चाहिए। अब जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के लोग जो हैं वो अदालत में गए हैं इसको रोकने के लिए, क्या उनका जाना ये कोर्ट में सही है? वो एक रिवायती है, वो एक कानूनी एक क्या तरीका सर है, इससे एक निकलेगा अमल है। इसका? मुझे नहीं मालूम अदालत क्या कहेगी, 9 तारीख को उसका फैसला वो शायद देंगे। लेकिन आपने बाबरी मस्जिद का जजमेंट देख लिया है ना, वो एक रिवायती ज़ाब्ते की एक कार्रवाई है जो वहाँ की मुंतज़मा कमेटी कर रही है। उसके लिए वो भी आज़ाद है, अदालतें भी आज़ाद है, वीडियो की टीम भी, वीडियोग्राफी टीम भी आज़ाद है। लेकिन मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो इन मामलात के मंतिकी नताइज की है कि लॉजिकली कंक्लूड क्या होना है। इसलिए मैंने कहा कि मुसलमान इस बात की फ़िक्र करें कि 10-15 साल के बाद या 20 साल के बाद हम में से जो बाकी बचेगा इस मुल्क की तामीर नौ में वो क्या हिस्सा अदा कर सकेगा, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो क्या रुख इख्तियार करें मुसलमान मुल्क का, किधर जाए? जज्बाती ना हो, अपनी बुनियादें मजबूत करें। देखिए, सिर्फ एक बहुत मुख्तसर सा मैं कहना चाहता हूँ कि 1700 के आखिरी के ज़माने शुरू के ज़माने में 1715 के आसपास में मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी। अगर हिंदू ये चाहता कि हुकूमत पे कब्ज़ा कर ले तो हुकूमत पे कब्ज़ा कर सकता था। अंग्रेज़ भी उस वक्त उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन हिंदुओं ने उस वक्त कब्ज़ा नहीं किया, इसलिए कि अगर वो उस वक्त कब्ज़ा कर लेते तो हिंदू कौम दाखिली तौर पर इतनी कमज़ोर थी कि हुकूमत को बचा के नहीं रख सकती थी। इसलिए उन्होंने उस ज़माने में 1700 के इब्तदाई ज़माने से लेकर 1800 के इब्तदाई ज़माने 100 साल तक अपने तालीमी इदारे कायम किए और अपनी इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट का उन्होंने काम किया। और 100 साल ये करने के बाद जो उन्होंने
ल्यूमिनरीज पैदा किए। अगर पिछले 300 साल में मुसलमान उतने एक्सपर्ट्स और एजुकेशनल ल्यूमिनरी और फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल्स पैदा नहीं कर पाए, माफ़ कीजिएगा, जितना उन लोगों ने किए। और उसके बाद आज वो इस लायक हुए हैं कि हुकूमत उनके हाथों में है। जबकि हमारी सिचुएशन ये है कि अगर हम आज 550 MPs भी मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेज दें तो हम हुकूमत नहीं चला सकते। इसलिए आप अपने तालीमी इदारे और अपनी मईशत, इक़्तिसाद, अपनी इकनॉमी एंड एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, बड़ी तादाद में ड्रग एडिक्ट्स हैं, हम जो जहेज़ों पे लड़ रहे हैं, महरों पे लड़ रहे हैं, हम जो सूद लेना शुरू कर चुके हैं, हम जो शराब पीने वाले कौम बन चुके हैं, हम जो स्कूलों से फरार होने वाली कौम बन चुके हैं, हम जो रैकेटियर्स बन चुके हैं, अगर हम अपने आप को उस दाखिली इस्लामी क़ुव्वत का मुतहम्मल बना ले जो हमारा असल है और बुनियाद है, तो हम इस मुल्क में कामयाब हैं, एक ज़िंदा कौम की हैसियत से। और अगले 20-25 साल ये करने के लिए बहुत काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब बात करने के लिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है और हमारी कोशिशें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी हौसला अफजाई इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। और इसी तरीके की खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए एक शाम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।